सहयोग पोर्टल आखिर क्या है और आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो पहले सामने नहीं आया था हमारे सामने। कोई कंटेंट सरकार की तरफ से उनको लगे कि यह हार्मफुल है, अनलॉफुल है, मतलब यानी कि कानून के दायरे के बाहर है और उनको इसको पब्लिकली ऑनलाइन नहीं रहना चाहिए, तो वो टेक डाउन ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। और उस प्रोसेस को ये ऑटोमेट करने के लिए उन्होंने ये सहयोग पोर्टल बनाया। भारत की जो पोजीशन है फ्रीडम, ग्लोबल फ्रीडम, इंटरनेट फ्रीडम के इंडेक्स पे, अगर हम यूएस के नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस, उनके पिछले हम रिपोर्ट को देखें तो उसमें देखा जाता है कि 72 देशों के बीच में इंडिया का रैंकिंग है 91वें पोजीशन पे। मतलब हमारा ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम काफ़ी ख़राब है इस रैंकिंग के हिसाब से। और सहयोग पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से टेक डाउन ऑर्डर्स इशू किए जा रहे हैं और जो पोस्ट उनको लगता है कि ये हार्मफुल है, अनलॉफुल है, वो टेक डाउन कर सकते हैं। अगर सरकार को सिर्फ लगता है कि वो अनलॉफुल है या फिर वो समाज में किसी तरह का वैमनस्य पैदा कर सकता है, किसी तरह का नुकसान पैदा कर सकता है, तो सरकार अपने लगने भर से एक नोटिस जारी कर सकती है जो कि मीडिएटर को जाएगा और वो उस पोस्ट को या भी जो भी कंटेंट है उसे टेक डाउन कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें क्लियरली, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि जो स्टेक होल्डर्स है उसमें स्टेक होल्डर्स है सरकार या फिर पुलिस और इंटरमीडियरीज या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें आप जो कंटेंट क्रिएटर है आपका कोई रोल ही नहीं है। अगर आपका कोई पोस्ट आपने पोस्ट किया और सरकार को लगा कि ये हार्मफुल है या अनलॉफुल है, वो सीधी तरीके से पहले इंटरमीडियरी या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्मेशन देगी और ये नोटिस जो है जो सहयोग पोर्टल की तरफ से ये जाएगा, ये उनको जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अंकित राज है, आप द वायर देख रहे हैं। पिछले दिनों द वायर के इंस्टाग्राम पेज से एक वीडियो हटा दिया गया था, एक कार्टून वीडियो हटा दिया गया था जिसमें प्रधानमंत्री से कुछ सवाल थे, उन पे कुछ मजाक था, सटायर था। इसी तरह 20 फरवरी को एक महिला पत्रकार के उस ट्विटर पोस्ट, एक्स पोस्ट को हटा दिया गया था जिसमें उन्होंने भाजपा की आलोचना की थी। वो पोस्ट हट गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में बताया कि किस तरह से उन्हें एक्स की तरफ से ईमेल आया है जिसमें यह बताया गया है कि वह पोस्ट भारत सरकार के आग्रह पर या आदेश पर हटाया गया। इसके पहले अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में भारत सरकार ने 2300 ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किए थे। इन सब चीज़ों का किससे कनेक्शन है, अगर ये जानना है तो आपको द वायर की वेबसाइट पर प्रकाशित उन 2 रिपोर्ट्स को पढ़नी चाहिए जो सहयोग पोर्टल के मैनुअल पर आधारित है, जिसे लिखा है द वायर की सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर श्रावस्ती दासगुप्ता ने। हम इस रिपोर्ट के माध्यम से इन दोनों रिपोर्ट्स पर बात करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यह आम इंटरनेट यूजर और पत्रकारों के लिए जो सहयोग पोर्टल है और उसके जो नियम हैं खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो स्वागत है श्रावस्ती आपका। थैंक यू। तो पहले तो आप अपनी रिपोर्ट के बारे में बताइए, आप समझाएं कि सहयोग पोर्टल आखिर क्या है और आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो पहले सामने नहीं आया था हमारे सामने। जी, सबसे पहले अंकित मैं बताना चाहूँगी, जैसे अभी आप समझा रहे थे हमारे दर्शकों को कि जो इंटरनेट पे हम कंटेंट डालते हैं वो या अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर हो या फिर मैं एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या यूट्यूब पे मैं अपने आप से कुछ कंटेंट डाल रही हूँ, तो मैं कंटेंट क्रिएटर और स्टेक होल्डर वैसे बनी कि मैंने ये प्लेटफॉर्म पे मैंने ये कंटेंट प्रोड्यूस किया है या फिर मैंने कोई ट्वीट लिखा है या फिर कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है या स्टोरी डाली है, तो वो मैं एक स्टेक होल्डर होती हूँ कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से। पर ये जो सहयोग पोर्टल है, हमको ये समझना है कि भारत सरकार की जो गृह मंत्रालय है उन्होंने ये सहयोग पोर्टल डेवलप किया है 2024 में। अक्टूबर के 2024 में ये पोर्टल आता है और इसका पर्पस जो है, मतलब जो इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टेक डाउन ऑर्डर्स इशू करने हैं, अगर कोई कंटेंट सरकार की तरफ से उनको लगे कि यह हार्मफुल है, अनलॉफुल है, मतलब यानी कि कानून के दायरे के बाहर है और उनको इसको पब्लिकली ऑनलाइन नहीं रहना चाहिए, तो वो टेक डाउन ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। और उस प्रोसेस को ये ऑटोमेट करने के लिए उन्होंने ये सहयोग पोर्टल बनाया। इसका मतलब ये कि आप एक सहयोग पोर्टल है, एक वेबसाइट है जो अब आपके दर्शक भी जाके सहयोग पोर्टल में गूगल में उसको एंटर कर सकते हैं।
हैं, पर वहाँ पे आप लॉग इन तभी कर सकते हैं अगर आप स्टेक होल्डर हैं, यानी कि अगर गवर्नमेंट एजेंसी आप कोई गवर्नमेंट एजेंसी के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र के हो, या फिर राज्य के हो, या फिर आप कोई पुलिस डिपार्टमेंट के हैं। तो इस सहयोग पोर्टल में दो पार्टीज है, एक स्टेक होल्डर्स है। एक साइड हो गया आपका गवर्नमेंट का जिसमें सेंट्रल, स्टेट और पुलिस एजेंसीज हो गई, और दूसरी साइड हो गई इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि आपका एयरटेल हो गया या फिर जियो हो गया, जो आपके घर में या आपके फ़ोन में आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, टेलीकॉम प्रोवाइडर, या फिर जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे ट्विटर, गूगल, फेसबुक, जो सारे ये वेब सर्च इंजन हो सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ये दो ग्रुप्स है जो स्टेक होल्डर्स है, जो सहयोग पोर्टल का माध्यम यूज़ कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का ये रोल रहता है, गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर पुलिस, कि अगर उन्होंने कुछ कंटेंट देखा ऑनलाइन और उनको लगा कि ये किसी कानून के खिलाफ है, तो वो सहयोग पोर्टल में जाके उसके वर्क फ्लो दिया गया है इस मैनुअल में, जिसको हमने एक्सेस किया है, जिसमें एक तरीके से एक क्लिक से वो टेक डाउन ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, और वो ऑर्डर्स उनको मानने ही पड़ेंगे। अब उसके डिटेल में हम कुछ देर में ही जाएंगे, पर मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत की जो पोजीशन है फ्रीडम, ग्लोबल फ्रीडम, इंटरनेट फ्रीडम के इंडेक्स पे, अगर हम यूएस के नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस, उनके पिछले हम रिपोर्ट को देखें तो उसमें देखा जाता है कि 72 देशों के बीच में इंडिया का रैंकिंग है 91वें पोजीशन पे। मतलब हमारा ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम काफ़ी ख़राब है इस रैंकिंग के हिसाब से। और सहयोग पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से टेक डाउन ऑर्डर्स इशू किए जा रहे हैं, और जो पोस्ट उनको लगता है कि ये हार्मफुल है, अनलॉफुल है, वो टेक डाउन कर सकते हैं। आपने दो चीज़ें बताई, एक कि अगर सरकार को सिर्फ लगता है कि वो अनलॉफुल है या फिर वो समाज में किसी तरह का वैमनस्य पैदा कर सकता है, किसी तरह का नुकसान पैदा कर सकता है, तो सरकार अपने लगने भर से एक नोटिस जारी कर सकती है जो कि मीडिएटर को जाएगा, और वो उस पोस्ट को या भी जो भी कंटेंट है उसे टेक डाउन कर सकता है। ठीक है, आपकी रिपोर्ट कहती है कि इस पोर्टल के जरिए कंटेंट की जो हटाने की प्रक्रिया है वो बहुत एकतरफा है ना। लेकिन आप ये ज़रा समझाने की कोशिश करें कि जो पहले से मौजूद कानूनी व्यवस्था है, खासकर आईटी एक्ट जो 69A है, उससे ये किस तरह से अलग है या फिर ये उसको और आगे लेके जाता है? दोनों जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो मैंने पहले बताना मिस कर गई, वो ये है कि इस सहयोग पोर्टल को ट्विटर ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने सहयोग पोर्टल को अपहेल्ड किया है और कहा है कि ये एक सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, पर वो अलग मैटर है। तो ट्विटर यानी कि एक्स अभी सहयोग पोर्टल का हिस्सा नहीं है। तो अगर कोई ट्विटर के, जैसे आप एना वेटिकार्ड के पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो जो उन्होंने पोस्ट डाला था और उनको जो नोटिस मिला, ईमेल मिला है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट को साइट किया गया है। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि ट्विटर अभी सहयोग पोर्टल में आया नहीं है। पर जैसे आपने वायर के बारे में आपने कहा कि वायर के कार्टून को टेक डाउन किया गया था, वो 52 सेकेंड्स की जो कार्टून थी, जिसमें हमने एक सैटारिकल टेक हमने लिया था जो पार्लियामेंट में हुआ था पिछले दिनों, और प्रधानमंत्री मोदी वो पार्लियामेंट में नहीं आए थे, चर्चा में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। जनरल नरावने की किताब को लेके बहस बहुत ही पार्लियामेंट सेशन उसी में निकल गया। तो इसका जो बाकी जो पोर्टल्स है जैसे गूगल, फेसबुक, मेटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब ओन करती है, ये सहयोग पोर्टल में ऑनबोर्ड हो चुके हैं। तो अगर हम इस मैनुअल को अगर हम देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें क्लियरली, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि जो स्टेक होल्डर्स है, उसमें स्टेक होल्डर्स है सरकार या फिर पुलिस और इंटरमीडियरीज या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें आप जो कंटेंट क्रिएटर है, आपका कोई रोल ही नहीं है। अगर आपका कोई पोस्ट आपने पोस्ट किया और सरकार को लगा कि ये हार्मफुल है या अनलॉफुल है, वो सीधी तरीके से पहले इंटरमीडियरी या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्मेशन देगी, और ये नोटिस जो है जो सहयोग पोर्टल की तरफ से ये जाएगा, ये उनको जाएगा, यानी कि आपके ट्विटर,
को जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम गूगल को जाएगा, या फिर एयरटेल या जियो को जाएगा। आप अंकित जो आपने जो पोस्ट डाला है, आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये अलग 69A से कैसे है, वो ये है कि 69A को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड भी किया था 2015 में श्रेया सिंघल जजमेंट में, और उसमें ये अपहोल्ड किया गया था कि 69A के तहत ही कुछ ब्लॉकिंग कंटेंट ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, और अगर वो इशू किए गए हैं तो वो सिर्फ पहले एक कमेटी के पास जाएगी, और उस कमेटी में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उसके बाद उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए भी भेजा जा सकता है। बट एक चीज़ कॉमन है दोनों में, ये है कि इंडिपेंडेंट रिव्यू, यानी कि जो ऑर्डर इशू किए गए हैं वो 69A में भी नहीं था, और सहयोग पोर्टल जो 79(3) के अंडर है वो भी नहीं है। ठीक है, तो आपने दूसरे सवाल के जवाब में जो बताया उससे ये समझ में आ रहा है कि पहले 69A की वजह से जो नोटिस जारी होता था उसमें कहीं ना कहीं समीक्षा, स्वतंत्र समीक्षा नहीं होती थी, लेकिन उसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। अभी ये ऑटोमेट हो गया है, गवर्नमेंट सीधे एक क्लिक से जो गूगल, मेटा, इन सबको नोटिस जारी कर सकती है और पोस्ट को टेक डाउन किया जा सकता है, और इस बीच में जिसका पोस्ट है उसको शामिल नहीं किया गया। और हम अगर वर्क फ्लो के बारे में हम थोड़ा बता दें, अगर आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो द वायर हिंदी और द वायर इंग्लिश दोनों में हमने स्क्रीनशॉट भी डाला है मैनुअल का। तो उसमें ये जो पूरा मतलब वर्क फ्लो है, गवर्नमेंट एजेंसी कैसे वो नोटिस इशू करती है, उसका पूरा एकदम चार्ट बना के दिया गया है। उसमें लिखा है कि जो ऑथराइज्ड एजेंसी है, वो केंद्र की हो या राज्य की हो या फिर पुलिस हो, वो पहले एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे सहयोग पोर्टल में, और वो रिक्वेस्ट में रेज करेंगे कि ये अनलॉफुल या हार्मफुल इंफॉर्मेशन जो है उसको हटाया जाए। फिर वो रिक्वेस्ट जाएगा इंटरमीडियरी, यानी कि ट्विटर, गूगल, फेसबुक, उनके पास, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। और जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के पास जाएगा तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली उसको एस्केलेट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में वो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के थ्रू उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास भेज सकते हैं। और ये सहयोग पोर्टल में ये भी दिखता है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट का एक सेक्शन है जिसमें क्या एक्शन लिया गया है, एक नेशनल डैशबोर्ड है, वहाँ पे दिखता है इंटरमीडियरीज को कि अगर उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पोस्ट को टेक डाउन को लेके, तो उसमें वो लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। पर ये भी ऑथराइज्ड ऑफिसर के रिव्यू के मतलब उनके ओपिनियन के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कहेंगे, अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर को लगा कि जो रिमार्क्स उन्होंने रेज किया है तो वो रिक्वेस्ट बंद हो जाएगा। अगर उनको लगा कि जस्टिफाइड है, मैं इंटरमीडियरी हूँ, मैंने जो रीजंस डाले हैं उनको जस्टिफाइड लगा ऑथराइज्ड ऑफिसर को, तो वो क्लोज कर देंगे रिक्वेस्ट। बट अगर उनको लगा कि ये रिमार्क्स जस्टिफाइड नहीं है तो वो ऑफिसर फर्दर एविडेंस या फिर रिमार्क्स के लिए वो कंप्लायंस कर सकते हैं। और अगर वो नहीं एक्सेप्ट होता है तो फिर वो टेक डाउन ऑर्डर्स वो मानने ही पड़ेंगे उनको। मतलब ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है उनके डिस्क्रिप्शन पे है कि एक तो आपका कंटेंट निकाल दिया गया है और फिर वो फिर से आप डाल सकते हैं या नहीं, उसका भी जांच आपको कोई खबर नहीं आ रही है। ये पूरा मामला ट्विटर / फेसबुक, गूगल और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है। हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा जो कंटेंट है जो हम निकाल दिया गया है तो वो क्यों निकाल दिया गया, कब निकाल दिया गया, एक्शन कब लिया गया, ये सब सहयोग पोर्टल में हो रहा है जिसमें ये लोग देख रहे हैं पर हमें नहीं पता है इस बात के बारे में। ठीक है, ये दिलचस्प है क्योंकि कई सारे पोस्ट हटा दिए जाएंगे और ये अब ज़रूर है जैसा कि आपने बताया कि जो फेसबुक है या मेटा है वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या फिर रिमार्क डाल सकते हैं कि इस पोस्ट को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन वो हर बार ऐसा क्यों करेंगे? ये भी तो है, वो हर बार सरकार से पंगे लेने क्यों जाएंगे? तो नुकसान उनका होगा जो लगातार वहाँ पे लिख बोल रहे हैं, जिनका कंटेंट है उनका हट जाएगा और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगले सवाल पे आते हैं श्रावस्ती कि जैसे मैनुअल में आपने स्टेक होल्डर की परिभाषा में जो पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर जो हैं उनको बाहर रखा गया है, आप पहले तो बताएं कि इसके क्या मायने हो सकते हैं कि क्यों उन लोगों को बाहर रखा गया है और इससे लोगों के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर क्या असर पड़ सकता है? जी, अब इस पे आने से पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी क्योंकि हम 69A और 79(3)B के बारे में बात कर रहे हैं। सहयोग पोर्टल को 79(3)B ऑफ IT एक्ट के अंदर बनाया गया है और इस धारा के तहत जो रिमूवल या फिर डिजेबलिंग ऑफ कंटेंट जो लॉफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये, इतना ब्रॉड है ये सेक्शन, अगर मैं आपको
थोड़ा अंग्रेजी में बताऊं कि सेक्शन 79(3)(b ऑफ द IT एक्ट दैट अलाउज रिमूवल और डिसेबलिंग ऑफ एक्सेस नॉट ओनली टू अनलॉफुल इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो टू एनी इंफॉर्मेशन, डेटा और कम्युनिकेशन लिंक विच इज़ बीइंग यूज्ड टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट। ये इतना ब्रॉड एक डेफिनेशन है और कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल, सेल्फ हार्म कंटेंट, इम्पर्सनेशन, इलीगल अडल्ट कंटेंट, नॉन कंसेंशुअल इमेजेस। पर इसमें ये भी है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, अनऑथराइज्ड गैम्बलिंग एक्सेट्रा। तो आप समझिए कि ये क्राइम्स तो है, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, गैम्बलिंग या किसी रिलीजन या रेस को मैलाइन करना, ये सारे क्राइम्स है। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, इसके नाम पे गवर्नमेंट कुछ भी कह सकती है। इतना ब्रॉड ये एक डेफिनेशन है। फेक न्यूज़ कौन डिसाइड करता है, मिस इन्फॉर्मेशन कौन डिसाइड करता है, ये बड़ा सवाल है। और ये इन्फॉर्मेशन जो अनलॉफुल इसी धारा के तहत किया गया है, ये मतलब जो डेफिनेशन है ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। तो अगर कोई रिपोर्ट है जिसमें आप गवर्नमेंट के क्रिटिकल है, आपने द वायर में एक रिपोर्ट किया है जिसमें आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, आपकी एक रिपोर्टेड पीस है, उसको गवर्नमेंट डिस्क्रेडिट करने के लिए फेक न्यूज़ के तहत सहयोग पोर्टल यूज़ करके उसको टेक डाउन कर सकती है। इसलिए ये जर्नलिस्ट के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हाँ, जैसा कि आपने बताया भी और हमने इसके एग्जांपल देखे भी हैं कि एसआईआर की रिपोर्टिंग के दौरान किस तरीके से पीआईबी उन रिपोर्ट्स को भी लगातार अपने एक्स पे जाके फैक्ट चेक कर रहा था और असली रिपोर्ट को भी नकली, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन लगातार बता रहा था। उसमें एक और इंटरेस्टिंग है कि बिना सहमति के हम किसी की तस्वीर भी अगर डाल देते हैं तो उसे भी टेक डाउन किया जा सकता है। तो कल को कोई नेता कहीं पे किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, हाँ, तो किसी के साथ वायलेंस कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, तो उसकी तस्वीर और वीडियो भी हम नहीं डाल सकते क्योंकि हमने तो उससे पूछा नहीं कि हम उसकी तस्वीर और वीडियो के। और इतना दिलचस्प बात है, आप देखिए कि जैसे आप बता रहे थे एना वेटिकार्ड के ट्वीट के बारे में, जब से एआई समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने जो प्रोटेस्ट किया था, जिसको बीजेपी ने बहुत भारी तरीके से उसको नकारा था, उस प्रोटेस्ट को, वहाँ से आईवाईसी के वर्कर्स अरेस्ट भी हुए, वो कस्टडी में भी है, पुलिस का जांच चल रहा है। ना कि सिर्फ दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली पुलिस पहुँच गई है। वो कह रहे हैं कि एंटी नेशनल स्लोगन्स रेस किए गए हैं, कॉन्स्पिरेसी है। पर ये जो एक ट्वीट बीजेपी ने डाला था कि नेशनल शेम करके, और उसमें वो आपने देखा होगा जिसमें प्रोटेस्ट का वीडियो भी था और उसमें लिखा था नेशनल शेम। अब लोगों ने उस वीडियो, बीजेपी के वीडियो को कोट ट्वीट करके अपने कुछ वक्तव्य रखे उस पे कि क्या ये नेशनल शेम है या फिर कुछ सवाल, जैसे आना ने किया, और बाकी और भी लोग हैं जिन्होंने ऐसे सवाल पूछे, और उस वाले पोस्ट को सारे टेक डाउन के नोटिसेस आ रहे हैं ट्विटर पे। तो अगर बीजेपी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो कुछ पोस्ट कर रही है और कोई उसको सवाल पूछ रहा है, उसका क्या अनलॉफुल है उसमें, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी खुद गवर्नमेंट की तरह, उसके हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सरकार है, उसकी आलोचना नहीं हो सकती है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पत्रकार है और दूसरे पार्टी, उसके विपक्षी दल है, उसकी आलोचना करेंगे ही, आलोचक उसकी आलोचना करेंगे। दूसरी रिपोर्ट में आप अपने बता रही हैं, दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट 2 हिस्सों में है। तो दूसरी रिपोर्ट में आप बता रही हैं कि जो बल्क अपलोड है, 3 घंटे की जो नई समय सीमा है, या फिर एफआईआर अपलोड करने जैसे प्रावधान हैं, क्या ये सरकार को पहले से ज़्यादा व्यापक और जल्दी से सेंसरशिप की ताकत दे देते हैं? तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में बताएं कि ये जो समय सीमा कम कर दी गई है, इसका क्या मतलब है, पहले क्या था, और ये बल्क अपलोड क्या है, एफआईआर अपलोड करने का जो प्रावधान है वो क्या है? जी, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि 10 तारीख को, फरवरी के 10 तारीख को, जो मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, MeitY, उन्होंने नोटिफाई किया नए रूल्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2026, और इसके तहत टेक डाउन टाइमलाइन फॉर ऑल कंटेंट को कम किया गया है। 24 से 36 घंटे पहले थे, उसको नीचे करके 3 घंटे कर दिया गया है, और ये रूल्स 20 तारीख को लागू हो चुके हैं। अब हम ये बताएं कि अगर हम सहयोग पोर्टल में जाते हैं और जो हमने मैनुअल देखा है, उसके तहत उन्होंने एक पूरा स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने दिखाया है कि जब कोई गवर्नमेंट एजेंसी या केंद्र की हो या राज्य की हो या पुलिस की हो, जब वो जा रहे हैं सहयोग पोर्टल में, तो उनको चूज़
चूज़ करना पड़ता है कि 79(3)(d और 3(1)(b से कौन से सेक्शन के अंडर आप ये टेक डाउन नोटिस चूज़ करें। एक ड्रॉप डाउन मेनू है, उसमें आप उसको 79(3) को आप चूज़ करें। उसके बाद आपको पिक करना है कि क्या आप मैनुअल एंट्री डाल रहे हैं या फिर आप बल्क डाल रहे हैं। तो मैनुअल में आपको एक यूआरएल आप डाल सकते हैं कि कोई भी पेज हो, यूआरएल हो वेबसाइट का। बल्क का मतलब ये है कि एक बारी में आप 3-4 पेजेस या फिर पूरा का पूरा वेबसाइट आप उसको टेक डाउन ऑर्डर डाल सकते हैं। मतलब एक ही क्लिक के अंदर सरकार की तरफ से ये पावर्स हैं अभी कि वो एक क्लिक के अंदर 3-4 आर्टिकल्स या फिर पूरा वेबसाइट को वो टेक डाउन कर सकते हैं। और एक और भी प्रावधान है इसमें, जिसमें ये है कि अगर जो 36 घंटे, अब हम दर्शकों को ये बता देना चाहिए कि जब हमें ये मैनुअल एक्सेस हमने किया था, हमने पिछले हफ्ते के थोड़ा पहले हमने किया था, और ये आईटी रूल्स जो नए मैंने जो अभी बताए, जो अभी इन्फोर्स हो चुके हैं, अब वो तब नहीं हुए थे। तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा एग्जैक्टली वो हमें आगे के दिनों में देखना पड़ेगा कि ये जो टेक डाउन रूल्स जो हैं वो जो चेंज हुए हैं। और इसमें जो एफआईआर की आप बात कर रहे थे, एफआईआर की जो प्रावधान वो ये है कि जब मैनुअल कहता है कि एफआईआर अपलोड किया जा सकता है सहयोग पोर्टल में अगर इंटरमीडियरी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया टेक डाउन रिक्वेस्ट को 48 घंटे के अंदर। तो मैं गवर्नमेंट एजेंसी, मैंने आपको नोटिस भेजा कि आप इनका ये यूआरएल आप इसको टेक डाउन कीजिए। आपने फेसबुक भेज दिया मान लीजिए। हाँ, और आपने 48 घंटे में नहीं किया, तब सहयोग पोर्टल में एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है जिसमें लिखा रहता है कि अपलोड एफआईआर। तो यहाँ मैं मैनुअल से कोट करना चाहूँगी, ये अंग्रेजी में लिखा है कि द स्टेट नोडल ऑफिसर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द इंटरमीडियरी। इफ द इंटरमीडियरी डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 36 आवर्स, अ शो कॉज notice is issued. 12 hours later, the option to upload an FIR becomes available. Once the intermediary takes action, the details will be visible in the inbox. तो स्टेट नोडल ऑफिसर का हम ये भी बता दें कि 40 नोडल ऑफिसर्स का नाम और उनका डेजिग्नेशन इस मैनुअल में दिया गया है। और इसमें जो है, इसमें ऑफिसर्स जो 40 ऑफिसर्स है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स है गृह मंत्रालय के और केंद्र मिनिस्ट्रीज जो है डिफेंस के, फाइनेंस, हेवी इंडस्ट्रीज, रूरल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। तो कुल मिला के 40 ऑफिसर्स है जिसमें केंद्रीय मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव्स है, पुलिस के हैं और स्टेट के हैं। इसमें कहीं भी जो कंटेंट क्रिएटर है, जो अपलोडर है, उसका कोई रोल नहीं है। और ये एफआईआर का जो ऑप्शन है ये और भी सवाल पैदा करता है अंकित कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो कैसे अपलोड कर रहे हैं एफआईआर, जो एक पुलिस प्रोसेस है और उसका एक अलग प्रोसेस रहता है। और हर कंप्लेन तो एफआईआर नहीं होता है, एफआईआर का भी एक प्रोसेस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए वो होता है। तो ये प्रोसेस भी एक काफ़ी सवाल पैदा करता है। ठीक है, आपके मुताबिक ये आखिरी सवाल होगा श्रावस्ती, इसको समझाएं कि जो ये आपकी दोनों रिपोर्ट हैं जिसे हमारे पाठक जो हैं, दर्शक जो हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी की वेबसाइट पर जाके अपनी सहूलियत के मुताबिक पढ़ सकते हैं, ये दोनों रिपोर्ट के व्यापक तौर पर क्या मायने हैं और आम इंटरनेट यूज़र, चाहे वो पत्रकार, उसमें पत्रकार भी शामिल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट क्रिएटर वो भी शामिल हैं, उनको इससे क्यों चिंतित होना चाहिए और अब कैसे उन्हें सजग होना चाहिए? ये क्यों एक प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है? इसके क्या मायने हैं आपके दोनों रिपोर्ट्स के? जी, तो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से बताऊंगी। जैसे एक्स का, ट्विटर का जो केस था कर्नाटका हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सहयोग पोर्टल है जो 2024 मतलब अभी 1 साल के थोड़ा ऊपर हुआ है जब से सहयोग पोर्टल लागू हुआ है। और जैसा आपने शुरू में भी कहा, मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक RTI रिक्वेस्ट डाल के जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी उसमें ये आया था कि 2300 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशू किए गए हैं सहयोग पोर्टल के तहत 1 साल में, अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में। SLFC.in करके एक और संस्था है, नॉन प्रॉफिट है, उन्होंने भी एक RTI फाइल किया था और उन्होंने 79(3) के अंदर उन्होंने पाया कि 179 रिक्वेस्ट भेजे गए इसी पीरियड में 2024 से 2025 के बीच में। और आप कह रहे हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि क्यों ये सहयोग पोर्टल इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर है,
अगर मैं जो पोस्ट कर, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसमें ऑफ कोर्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप गवर्नमेंट अपना एक तरफा जजमेंट उसमें यूज़ नहीं कर सकती। और कोई अगर कंटेंट क्रिएटर जो अपना या फिर न्यूज़ प्रोड्यूसर कुछ अपना पोस्ट कर रहे हैं और वो क्रिटिकल हो जाता है गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि क्या ऑनलाइन रहेगा और क्या ऑनलाइन नहीं रहेगा, तो उसका जज गवर्नमेंट तो नहीं बन सकता। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमें पता है कि डिजिटल जर्नलिज्म पिछले कुछ सालों में इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, और ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में हम अपना न्यूज़ को, हम इंफॉर्मेशन को हम स्प्रेड करते हैं। तो जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपना एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया था एक्स के पिटिशन में ही कर्नाटका हाई कोर्ट में। उसमें उन्होंने कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू व्हाट आई वांट टू स्पीक, बट ऑल्सो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ये सारे प्लेटफॉर्म्स अलाउ करते हैं। और अगर सहयोग पोर्टल के थ्रू जो एक पैरेलल सेंसरशिप मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सेक्शन 69A को सर्कमवेंट करके, उस पे बड़ा सवाल उठाया गया है कि जब सेक्शन 69A को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपहोल्ड कर दिया है कि ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इस तरीके से इशू हो सकते हैं कि एक गवर्नमेंट कमेटी के पास जाएगी, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो पार्टी है उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको रिस्पांस देने की टाइम मिलेगी। तो ये सब हटा के आप सीधा एक तरफा एक वेबसाइट है जिसमें गवर्नमेंट जाके क्लिक करके आपके कंटेंट को निकाल सकती है। तो ये लोगों के राइट्स की उल्लंघन भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और सेंसरशिप के लिए बहुत बड़ा सवाल है इंडिया के लिए। तो ये दोनों रिपोर्ट और आज की बातचीत से ही पता चलता है कि किस तरह से सहयोग पोर्टल न सिर्फ आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, बल्कि लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े करता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।